हेलो स्टूडेंट, तो लास्ट लेक्चर में अपन बॉन्ड एंगल को कंपेयर करना सीख रहे थे, बंद कोण को कंपेयर करना। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखना है, किसी मॉलिक्यूल में एस कैरेक्टर देखना है, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, उसका बॉन्ड एंगल बड़ा होगा। उसके बाद एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या देखना है। सामान्यतः एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या बढ़ने पर बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, क्योंकि लॉन पेयर बॉन्ड पेयर को ज़्यादा रिपेल करते हैं, बॉन्ड पेयर को पास आना पड़ता है। और तीसरा फैक्टर अपन ने देखा था, केंद्रीय परमाणु की ऋण विद्युतता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अगर सेंट्रल एटम की नेगेटिविटी ज़्यादा है तो बॉन्ड पेयर को खींच के पास ले आएगा, और बॉन्ड पेयर रिपल्सन बढ़ जाएगा, बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाएगा। तो इसमें मैंने उदाहरण आपको दिए थे, दो इंपॉर्टेंट उदाहरण बताए थे कि अमोनिया के बाद फॉस्फीन पर आते हैं तो बॉन्ड एंगल में अचानक परिवर्तन होता है, 107 डिग्री से लगभग 90 डिग्री का कोण रह जाता है। ऐसे ही H2O के बाद H2S पर आते हैं, यहाँ भी बंद कोण में अचानक परिवर्तन देखने को मिलता है। बंद कोण 104 डिग्री 5 मिनट का होता है जल में, और H2S में 92 डिग्री यानी लगभग अप्रॉक्स 90 डिग्री का रह जाता है। चौथा जो फैक्टर है वो है केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए परमाणु की ऋण विद्युतता। सेंट्रल एटम से बंधित परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर सेंट्रल एटम से बंधित परमाणु बहुत ज्यादा नेगेटिव है, जैसे फ्लोरीन, ये वाला फैक्टर केवल फ्लोरीन के लिए लगाना, केवल फ्लोरीन के लिए, तो वो क्या करेगा, अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु बॉन्ड पेयर को दूर ले जाएगा, और जब बॉन्ड पेयर दूर चला जाएगा तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम हो जाएगा और बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा। तो इसका उदाहरण केवल एक ही होगा, यानी केवल ऐसे बंधित परमाणु के लिए ये फैक्टर लगेगा जिसमें केंद्रीय परमाणु से जुड़ा हुआ परमाणु कौन होगा, फ्लोरीन। तो क्या कहेंगे अपन, बॉन्ड एंगल जो होगा वो केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए परमाणु की ऋण विद्युतता की निगेटिविटी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। सेंट्रल एटम से जुड़े हुए परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये केवल किसके लिए लगाना है, ये केवल फ्लोरीन के लिए। फ्लोरीन हो तब आप ऐसा फैक्टर लगाएंगे, ठीक है। बाकी हाइब्रिडाइजेशन समान होना चाहिए, लॉन पेयर समान होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन और लॉन पेयर समान होने चाहिए, केंद्रीय परमाणु भी समान होने चाहिए। तो तीन कंडीशन तो लगी जाएंगी, समान संकरण, समान लॉन पेयर और समान सेंट्रल एटम होना चाहिए। ये तीन कंडीशन लग जाएंगी। चलो इसके उदाहरण देखते हैं। जल का अणु ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डेड है और OF2 दो फ्लोरीन बॉन्डेड है। ऑक्सीजन पर दोनों पर दो दो लॉन पेयर हैं। यहां पर क्या होगा,
ये बॉन्ड पेयर को दूर ले जाएगा, ये रिपल्सन कम होगा। यहां बॉन्ड पेयर पास रहेंगे, ये रिपल्सन ज्यादा होगा। तो यहां बॉन्ड पेयर पास रहेंगे क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा ऋण विद्युत है, खींच के अपने पास रखेगा। यहां फ्लोरीन दूर ले जाएगा, बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम हो जाएगा। तो इसका बॉन्ड एंगल बड़ा होता है 104 डिग्री का, 104.5 डिग्री का, और ये घट करके लगभग 103 डिग्री का रह जाता है। एक उदाहरण और ले सकते हैं, अमोनिया और NF3 ये दूर ले जाएगा बॉन्ड पेयर को, बॉन्ड पेयर दूर चले जाएंगे। यहां बॉन्ड पेयर पास रहेंगे, इनमें रिपल्सन ज्यादा होगा, इनमें कम हो जाएगा। तो अमोनिया का बॉन्ड एंगल NF3 से बड़ा होगा। अमोनिया का बॉन्ड एंगल NF3 से बड़ा हो जाएगा। तो ये 4 कारक हैं, पर ये बाद वाले जैसे अपन बात करें 2 कारक, वो तभी काम करेंगे जब केंद्रीय परमाणु पर लॉन पेयर होगा। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, सेंट्रल एटम की चाहे बंधित परमाणु की, तभी बॉन्ड एंगल पर प्रभाव डालेगी। जब सेंट्रल एटम पर लॉन पेयर होंगे तभी ये प्रभाव डालेगी निगेटिविटी, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। अगर सेंट्रल एटम पर लॉन पेयर नहीं है और संकरण समान है तो फिर बंध कोण बराबर ही होंगे। यदि सेंट्रल एटम पर लॉन पेयर नहीं है और सभी केंद्रीय परमाणुओं पर संकरण समान है, तब बंध कोण समान होंगे। फिर किसी दूसरे कारक का कोई प्रभाव बंध कोण पर नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव बंध कोण पर नहीं पड़ेगा अगर सेंट्रल एटम पर लॉन पेयर नहीं है। तो ये सेंट्रल एटम से बंधित परमाणु की नेगेटिविटी या सेंट्रल एटम की नेगेटिविटी, या एक मैं आगे और बताऊंगा आपको, स्टेरिक रिपल्सन, त्रिविमीय प्रतिकर्षण, ये सभी कारक कोई प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। मैं बताता हूं, जैसे उदाहरण आप BF3, BCl3, BBr3 और BI3, सभी में संकरण sp2 है, लॉन पेयर किसी के पास नहीं है। तो सबके बंध कोण बराबर होंगे और इनकी वैल्यू क्या होगी, 120 डिग्री के एंगल बनेंगे। इसी तरह और देखो, SO4 डाई नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव, सभी पर लॉन पेयर नहीं है। इस पर लॉन पेयर नहीं है, यहाँ इस पर नहीं है, इस पर नहीं है और यहाँ नाइट्रोजन पर नहीं। लॉन पेयर किसी पर नहीं है
और सभी पर हाइब्रिडाइजेशन देख लो sp3 है। सभी के बॉन्ड एंगल बराबर होंगे और इनकी वैल्यू 109 डिग्री 28 मिनट की होगी। इसी तरह CF4, CL4, CCl4, CBr4 और CI4, इन पर सभी पर sp3 संकरण, सभी पर 0 लोन पेयर, तो सबके बॉन्ड एंगल बराबर होंगे और कितनी वैल्यू होगी 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल होंगे। फोर्थ एग्जांपल, BCl3, AlCl3, GaCl3 गैलियम ट्राइक्लोराइड, InCl3, सब पर sp2 संकरण होगा, सब पर 0 लोन पेयर होंगे, सभी का बंध कोण बराबर होगा और इसकी वैल्यू 120 डिग्री होगी। नंबर 5, CCl4, SiCl4, GeCl4 और SnCl4, सभी में sp3 संकरण है, 0 लोन पेयर होगा, सभी के बंध कोण बराबर होंगे और वैल्यू 109 डिग्री 28 मिनट। तो कहने का मतलब यह है कि सेंट्रल एटम कोई भी हो, बॉन्डेड एटम कोई भी हो, अगर सेंट्रल एटम पर लोन पेयर नहीं है और संकरण समान है तो बंध कोण समान होंगे। कोई भी कारक जैसे सेंट्रल एटम की नेगेटिविटी या बॉन्डेड एटम की नेगेटिविटी, ये दोनों कारक इसको प्रभावित नहीं करेंगे। एक कारक और बताते हैं आपको बॉन्ड एंगल को कंपेयर करने के लिए, वो है जो बंधित परमाणु हैं उनके बीच में रिपल्सन लगता है। बंधित परमाणु अगर बड़े आकार के हैं और केंद्रीय परमाणु छोटा है तो क्या होता है, बंधित परमाणुओं में प्रतिकर्षण होता है, इसे कहते हैं स्टेरिक रिपल्सन। और इस रिपल्सन के कारण जो बंधित परमाणु हैं और जो बंध हैं वो दूर हटते हैं, जिससे बंध कोण बड़ा हो जाता है। तो यहां पर पांचवा फैक्टर अपन कह सकते हैं, इसको कहते हैं स्टेरिक रिपल्सन, अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं त्रिविमीय प्रतिकर्षण। स्टेरिक रिपल्सन। ये होता क्या है, अगर केंद्रीय परमाणु छोटे हैं जैसे बोरॉन, कार्बन यानी द्वितीय आवर्त के, और बंधित परमाणु बड़े हैं यानी तीसरे आवर्त के या चौथे आवर्त के या कोई बड़ा आकार का समूह, तो छोटे परमाणु से जब बड़े आकार के परमाणु जुड़ते हैं तो वो पास आ जाते हैं और उनमें क्या होने लगता है, प्रतिकर्षण, जिससे वो दूर हट जाते हैं। उसे क्या कहते हैं अपन, स्टेरिक रिपल्सन। तो मैं बताता हूं आपको, जब किसे कहते हैं स्टेरिक रिपल्सन, जब छोटे आकार के परमाणुओं छोटे आकार के परमाणुओं जैसे कार्बन, बोरॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि से बड़े आकार के परमाणु
जुड़े होते हैं, यानी बंध बनाते हैं, तब उनमें प्रतिकर्षण होता है। इसे क्या कहते हैं अपन? त्रिविमीय प्रतिकर्षण, स्टेरिक रिपल्सन कहलाता है। अब स्टेरिक रिपल्सन के कारण क्या होगा? जो बंधित परमाणु है वो दूर हटेंगे, और दूर हटेंगे तो बंध कोण बढ़ जाएगा। लेकिन यहां भी लॉन पेयर का होना जरूरी है सेंट्रल एटम पर, तभी ये कारक प्रभावी होगा। तो यहां पर अपन कहेंगे बंध कोण समानुपाती होगा त्रिविमीय प्रतिकर्षण के। जितना ज्यादा त्रिविमीय प्रतिकर्षण होगा बॉन्ड एंगल उतना ही बड़ा हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन से अगर 2 क्लोरीन बॉन्डेड है, क्लोरीन बड़े आकार के परमाणु, ये छोटा है, तो लॉन पेयर भी हैं। देखो लॉन पेयर रिपल्सन भी लगेगा, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर भी लगेगा। BSE-PR सिद्धांत तो ये कहता है कि लॉन पेयर बॉन्ड पेयर पर प्रभावी होगा, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन बॉन्ड पेयर पर प्रभावी होगा। ये तो आपका लग गया लॉन पेयर और ये लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, और यहां लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, और इन दोनों में बॉन्ड पेयर। तो BSE-PR सिद्धांत तो ये कहता है कि लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा होगा, इसलिए बॉन्ड पेयर को पास आना पड़ेगा, बंध कोण घटना चाहिए। sp3 संकरण है इस पर, तो बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट से कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों बहुत बड़े आकार के परमाणु हैं। हेलो स्टूडेंट, इतना प्यार देने के लिए हजारों स्टूडेंट हमारे वीडियो लेक्चर से लाभ उठा रहे हैं। हमारी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उसको क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और जिन स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल और डाउट सॉल्विंग भी चाहिए तो वो उसी लिंक को क्लिक करके और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इनमें ये प्रतिकर्षण होता है, इसे कहते हैं स्टेरिक रिपल्सन। और इस रिपल्सन की वजह से, इस स्टेरिक रिपल्सन की वजह से यहां बंध कोण घटने के बजाय, कम होने के बजाय यहां बंध कोण बढ़ जाता है। 109 डिग्री और 28 मिनट से भी बड़ा कोण होता है। तो यहां पर आप देखते हैं, अगर इसके डेटा आप देखेंगे बुकों में, तो इसका जो बंध कोण है ये 109 डिग्री 28 मिनट से भी बड़ा होता है, 111 डिग्री हो जाता है। और बड़ा अगर आकार का समूह ले लें, और बड़े आकार का परमाणु ले लें, ब्रोमीन तो क्लोरीन से भी बड़ा है, इनमें तो और भी ज्यादा क्या होगा? स्टेरिक रिपल्सन। इसका बॉन्ड एंगल तो 111 डिग्री से भी बड़ा होगा। स्टेरिक रिपल्सन 111 डिग्री से भी बड़ा होगा, क्योंकि ब्रोमीन बहुत बड़े आकार का परमाणु है। और देखो एक और उदाहरण, मिथाइल समूह। मिथाइल समूह का आकार लगभग इसके बराबर होता है। इनमें भी स्टेरिक रिपल्सन होता है, ये बड़े आकार के हैं। इसका बॉन्ड एंगल भी बढ़ जाता है 109 डिग्री 28 मिनट से 110 डिग्री का हो जाता है। और बड़ा समूह लगा दूं मैं, अगर
यहां और बड़े आकार का समूह लगा दूं, जैसे कौन सा लगा दें, SiH3, बहुत बड़े आकार का समूह है। सिलिकॉन बहुत बड़ा परमाणु है। यहां बंध कोण और भी बड़ा हो जाएगा, 144 डिग्री। इथाइल समूह लगा दो, C2H5, C2H5। इनमें स्टेरिक रिपल्सन इस मिथाइल से भी ज्यादा होगा, तो यहां बंध कोण और भी बड़ा हो जाएगा, 110 डिग्री से। तो इन सभी उदाहरणों में अगर ऑक्सीजन पर संकरण देखोगे तो sp3 है और 2 लॉन पेयर है। तो BSEPR सिद्धांत तो ये कहता है कि इन सबके बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट से कम होना चाहिए, लेकिन बड़े आकार के ये परमाणु और समूह होने के कारण इनमें स्टेरिक रिपल्सन लगता है और बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट से इनका सबका बड़ा आता है। ये सभी जो उदाहरण हैं जिसमें बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट से बड़ा हो गया, sp3 संकरण है, ये BSEPR सिद्धांत के अपवाद कहलाते हैं। तो ये क्या है, BSEPR सिद्धांत के अपवाद हैं। जहां भी आपको ऐसा दिखे कि जो संकरण आपको दिया है sp3 या sp2, जैसे sp3 संकरण है, बंध कोण 109 डिग्री से ज्यादा हो गया, तो BSEPR का अपवाद है। संकरण sp2 है, बंध कोण 120 डिग्री से ज्यादा हो गया, तो BSEPR सिद्धांत का वो अपवाद होगा। तो स्टेरिक रिपल्सन के कारण, त्रिविमीय प्रतिकर्षण के कारण बंध कोण घटने के बजाय बढ़ जाएगा, लेकिन लॉन पेयर नहीं होगा तो ये कारक भी काम नहीं करेगा। लॉन पेयर नहीं है, फिर संकरण समान है, तो बंध कोण बराबर होंगे, कोई प्रतिकर्षण काम नहीं करेगा। एक ये उदाहरण लेते हैं, H2O, F2O, Cl2O, Br2O, इनमें बंध कोण की तुलना करनी है चारों में। तो सबसे बड़ा बंध कोण तो किसका होगा, Br2O का। इन दोनों की तुलना करो, मैंने अभी करा था। इसमें इसकी नेगेटिविटी कम है, फ्लोरीन की ज्यादा है। केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणु की नेगेटिविटी ज्यादा होने पर उसका बंध कोण घट जाता है। तो सबसे कम बंध कोण होगा F2O का, उससे बड़ा H2O का। इसका कम क्यों हो गया, इसने बॉन्ड पेयर को पास खींच लिया, बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम हो गया। इसका घटने का कारण इसकी नेगेटिविटी, इनका बढ़ने का कारण क्लोरीन और ब्रोमीन में स्टेरिक रिपल्सन। लेकिन ध्यान रखना, जैसे सल्फर से आपने क्लोरीन जोड़ दिए, सल्फर पर 2 लॉन पेयर है, sp3 संकरण होगा, लेकिन सल्फर बड़ा आकार का परमाणु है। बड़े आकार के परमाणु से अगर 2 बड़े आकार के परमाणु जुड़ते हैं तो दूर रहते हैं, तो उनमें स्टेरिक रिपल्सन नहीं होता। तो यहां स्टेरिक रिपल्सन नहीं होगा और इसका बॉन्ड एंगल तो 109 डिग्री और 28 मिनट से कम ही होगा। ये तो BSEPR सिद्धांत का पालन करेगा। इससे बड़ा बंध कोण होगा किसका, OCl2 या Cl2O का। यहां लगेगा स्टेरिक रिपल्सन, इसका बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट से बड़ा हो जाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं,
NH3 NH3 और NF3 बताओ किसका बंध कोण ज्यादा होगा? ये वाला, क्योंकि फ्लोरीन की नेगेटिविटी ज्यादा होने से बॉन्ड पेयर दूर चला जाएगा और रिपल्सन कम हो जाएगा। PH3 और PF3 अब इन दोनों में बताना है किसका बंध कोण बड़ा होगा। मैंने बताया था आपको कि PH3 में तो अचानक परिवर्तन बंध कोण में देखने को मिलता है। इसका बंध कोण लगभग 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब यह है कि इसमें s ऑर्बिटल p के साथ मिल ही नहीं पा रहा, हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं हो पा रहा, तभी तो 90 डिग्री के लगभग का कोण आएगा। क्योंकि ये s और p कैरेक्टर निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, cos थीटा बराबर s अपॉन s माइनस 1 और cos थीटा बराबर p माइनस p अपॉन p माइनस 1 अपॉन p। अब थीटा मैंने ले लिया लगभग 90 डिग्री, cos 90 0, तो s कैरेक्टर लगभग क्या होंगे? इसका मतलब है कि s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल मिक्स नहीं हो रहे, हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा जैसा इसमें है। इसमें तो होगा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें। ऐसा कब नहीं होता है? s ऑर्बिटल कब p में नहीं मिलता? जब ये केंद्रीय परमाणु तीसरे आवर्त का या उसके नीचे वाला हो और उस पर कम से कम एक लॉन पेयर हो। केंद्रीय परमाणु तीसरे आवर्त का या उससे नीचे वाले आवर्त का हो और उस पर कम से कम एक लॉन पेयर हो और उससे बंधित परमाणु की नेगेटिविटी कम हो, 2.5 से कम हो। तो इस केस में ऐसा कहते हैं कि इनमें s में p की मिक्सिंग नहीं होती, यानी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। और इस केस में बंध कोण लगभग 90 डिग्री के आते हैं। क्यों? क्योंकि जब s p में मिला ही नहीं है तो बंध कौन बना रहे हैं? प्योर p ऑर्बिटल, लगभग प्योर p ऑर्बिटल कह दो। और p ऑर्बिटल का तो आप जानते ही हैं ओरिएंटेशन, अभिविन्यास 90 डिग्री पर होते हैं, तो इसलिए बंध कोण लगभग 90 डिग्री के आ रहे हैं। क्योंकि s मिल भी रहा है तो बहुत कम मात्रा में, लगभग 0, लगभग ना के बराबर, तो इसलिए यहां इसका बंध कोण छोटा होगा और इसमें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा कम हो जाएगा लॉन पेयर के रिपल्सन के कारण, तो ये बंध कोण बड़ा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है। तो ये समझ में आ गए बंध कोण का कंपैरिजन अपने को, बंध कोणों की तुलना अपने को किस प्रकार से करनी है। अब अपन पढ़ेंगे कुछ अणुओं में ठोस अवस्था में संकरण। ऐसा देखा गया है कि कुछ सहसंयोजी यौगिक या अणु ठोस अवस्था में आयनों के रूप में रहते हैं या आयनों के रूप में टूट जाते हैं। क्योंकि ठोस में आयनिक अगर रूप में रहेंगे तो उनके बीच आकर्षण बल बहुत अच्छा रहेगा, ज्यादा रहेगा और स्थायी संरचना या क्रिस्टल बनेगा। तो कुछ सहसंयोजी अणु ठोस अवस्था में आयनों के रूप में रहते हैं, आयनों के जोड़ों के रूप में रहते हैं, तो उनमें संकरण बदल जाता है। तो हेडिंग डालेंगे ठोस अवस्था में संकरण। ठोस अवस्था में संकरण, तो यहां लिखेंगे कुछ सहसंयोजी यौगिक ठोस अवस्था में
आयनों के युग्मों के रूप में रहते हैं। तो आयनों के युग्मों के रूप में रहते हैं, इसलिए इनका संकरण ठोस अवस्था में बदल जाता है। तो जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूं, यहां गैसीय अवस्था में ये सहसंयोजी अणु के रूप में रहते हैं, और ठोस अवस्था में आयनों के युग्म के रूप में रहते हैं। ठोस अवस्था में ये आयनों के युग्म के रूप में रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण PCl5। गैसीय अवस्था में ये सहसंयोजी अणु है PCl5 का, और इसका संकरण होता है sp3d, सभी जानते हैं। ठोस अवस्था में ये टूट जाता है, किसमें? PCl4+ में और Cl- में। ये ऐसे टूटता है पहले, क्योंकि अक्षीय बंधों की लंबाई ज्यादा है, तो एक अक्षीय बंध टूट जाता है Cl-। अब PCl5 के तो हजारों लाखों करोड़ों अरबों अणु होंगे, तो ये जो Cl- बनता है, ये PCl5 के दूसरे अणु से यहां पर क्रिया कर लेता है। ये लॉन पेयर देने वाला, लॉन पेयर डोनर, यानी लुईस क्षार की तरह काम करता है, और ये लुईस अम्ल की तरह। इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो ये Cl- उसको इलेक्ट्रॉन देके इसके साथ बंध बना लेता है, और क्या बना लेता है? Cl- PCl6-। तो ठोस अवस्था में एक तो PCl4+ बन गया, और दूसरा ऋणायन बन जाएगा PCl6-। इनमें अम्ल क्षार क्रिया हो जाती है, लुईस अम्ल क्षार। इसमें संकरण अब देखोगे तो बदल जाएगा sp3, और इसमें संकरण देखोगे तो sp3d2। अब आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि ठोस PCl5 में संकरण बताइए, ऑप्शन में आपको ये भी दिया रहेगा sp3d, और ये दोनों भी दिए रहेंगे, तो आप कौन सा राइट करोगे? ये ठोस अवस्था में आयन के युग्म के रूप में रहता है, आयन पेयर के रूप में रहता है, और इसमें sp3 और sp3d2 संकरण होता है। दूसरा उदाहरण PbR5, इसमें भी sp3d संकरण होगा। ये ठोस अवस्था में किसमें टूटता है? PbR4+ और Br-। जैसे ये टूट जाएगा, पहले PbR5 टूटेगा, PbR4+ और Br- में, लेकिन Br- की क्रिया या एसिड बेस रिएक्शन आप PbR5 से कराओगे, तो PbR6 बनेगा, माइनस चार्ज लगेगा। फास्फोरस का आकार इतना बड़ा नहीं है कि 6 ब्रोमीन को अपने से बांध सके। छोटा आकार का है फास्फोरस, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। 6 ब्रोमीन बहुत बड़े आकार के परमाणु हैं, वो जब फास्फोरस से बंध बनाएंगे तो उनमें बहुत ज्यादा स्टेरिक रिपल्सन लगेगा, और ये टिक नहीं पाएगा, ये स्थायी नहीं रह पाएगा, टूट जाएगा। तो ये अस्थायी होगा, ये क्रिया नहीं होगी, ये बनेगा ही नहीं। क्यों अस्थायी होगा? त्रिविमीय प्रतिकर्षण के कारण बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण लगेगा। ब्रोमीन या ब्रोमाइड आयन बहुत ज्यादा बड़े आकार के परमाणु हैं। त्रिविमीय प्रतिकर्षण के कारण
तो ये Br माइनस और PbR4+ के रूप में रहेगा। इसमें संकरण sp3, इसमें कोई संकरण नहीं होगा, नो हाइब्रिडाइजेशन। कोई संकरण नहीं होता है ना। तीसरा उदाहरण PI5, गैसीय अवस्था में कौन सा संकरण होता है? sp3d, और ठोस में आयनों के रूप में टूट जाएगा Pi4+, और यहां पर भी I- जो है ब्रोमीन से भी बड़े होंगे आयोडाइड, 5 आयोडाइड तो बॉन्डेड कर लेगा, ये 6 आयोडाइड का भी बॉन्डेड नहीं कर पाएगा फॉस्फोरस। तो इसी तरह से जैसे PbR6- नहीं बना, उसी तरीके से Pi6- भी नहीं बनेगा। इसमें संकरण sp3, इसमें कोई संकरण नहीं होगा, नो हाइब्रिडाइजेशन। चौथा उदाहरण PF5, PF5 ठोस अवस्था और गैसीय अवस्था दोनों में ही सहसंयोजी अणु के रूप में रहता है। फास्फोरस और फ्लोरीन की बंध लंबाई कम होने से, बंध मजबूत होने से टूटता नहीं है। F4+ और F- में नहीं टूटता, तो दोनों में ही यहाँ संकरण sp3d होता है। अगला उदाहरण इसका। प्यारे बच्चों, हमें रोज हजारों की संख्या में ऐसी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि सर इस टॉपिक का वीडियो बना करके डालें, सर इसे समझाएं। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन छूटे नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बच्चे जिस टॉपिक की डिमांड कर रहे हैं, उन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेक्चर हमने पहले से ही डाल रखे हैं। आप हमारी साइट पर जाएं और उन वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। N2O5, ये NO2+ और NO3- में टूट जाता है। NO2+ में संकरण देखोगे sp, इसमें sp2। इसमें संकरण देख लेना, संरचना बना के पता चल जाएगा। इसमें भी दोनों नाइट्रोजनों पे संकरण sp2 होता है। XeF6, ये टूट जाता है XeF5+ और F- में। इस पर संकरण sp3d3 और इस पर sp3d2। इस पे तो कोई संकरण होगा ही नहीं। नेक्स्ट N2O4, इसमें टूट जाएगा NO2, NO+ और NO3-। इसमें भी संकरण sp2 होगा। और एक उदाहरण और है I2Cl6, ये टूट जाता है ICl2+ और ICl4-। इस पर संकरण होता है sp3d2, इस पर संकरण होगा sp3 और इस पर संकरण होगा sp3d2। तो ये कुछ ऐसे सहसंयोजी यौगिक हैं जो ठोस अवस्था में आयनों के युग्म के रूप में रहते हैं, और उनमें संकरण आपको देखना है बदला है या नहीं बदला। PF5 सहसंयोजी अणु के रूप में ही रहता है, बंध बहुत मजबूत हैं, टूटते नहीं हैं, सहसंयोजी अणु के रूप में ही रहता है। अगली चीज पढ़ेंगे अपन, खुली किताब के समान संरचना।
ओपन बुक स्ट्रक्चर। ओपन बुक स्ट्रक्चर कब बनती है ये संरचना? अगर किसी अणु में दो केंद्रीय परमाणुओं पर दो दो लोन पेयर हैं, दो केंद्रीय परमाणु डायरेक्ट जुड़े हैं और दोनों पर दो दो लोन पेयर हैं, तो ऐसे यौगिकों की खुली किताब के समान संरचना बनती है। क्यों, मैं बताता हूं। जैसे ये दो केंद्रीय परमाणु हैं ए और ए, दोनों पर दो दो लोन पेयर हैं, तो लोन पेयर प्रतिकर्षण से बचने के लिए विपरीत दिशा में चले जाएंगे। इसके लोन पेयर इधर तो इसके इधर। ये इनसे बंधित परमाणु हैं, वो विपरीत दिशा में ये चले जाएंगे। जब इधर ये लोन पेयर आ गए तो इनको इधर जाना पड़ेगा, मजबूरी है। इस संरचना को मैं एक किताब के ऊपर, ये मैंने ऐसा मान लिया, एक किताब के ऊपर ये संरचना मैंने बना ली जो किसी कोण पर खुली हुई है। ये कहलाती है खुली किताब के समान संरचना। यहां पर जो एंगल बनता है ये इस वाले ए बी बंद और इस वाले ए बी बंद के बीच का होता है। इसको डाईहाइड्रल एंगल कहते हैं। ये बंद, इस बंद और इस बंद के बीच का एंगल बताती है ये किताब जो खुली हुई है। तो कब बनेगी? जब दो केंद्रीय परमाणुओं पर दो दो लोन पेयर हो तो खुली किताब के समान संरचना बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि दोनों लोन पेयर प्रतिकर्षण से बचने के लिए, दोनों लोन पेयर प्रतिकर्षण से बचने के लिए लोन पेयर को विपरीत दिशा में रखते हैं, तो बॉन्ड पेयर भी विपरीत दिशा में चले जाते हैं और खुली किताब के समान संरचना बन जाती है। उदाहरण इसके H2O2, F2O2 या O2F2, H2Cl2, 1 2 3। चौथा उदाहरण Ac2Cl2, पांचवा उदाहरण SCN का होल ट्वाइस। यहां देखो मैं इसकी संरचना बना रहा हूं, हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं इसको। ये दो ऑक्सीजन है, दोनों के पास दो दो लोन पेयर हैं। इनके प्रतिकर्षण से बचने के लिए लोन पेयर को विपरीत दिशा में रख दिया। ये दो हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं दोनों से, और मैं इस संरचना को एक किताब के ऊपर बना दूं। ये खुली किताब के समान संरचना। ये किताब की जो बाइंडिंग होती है ना, वहां पर ये दोनों ऑक्सीजन है। ये पेज ऐसे है, ऐसे नहीं है ये प्लेन, ऐसे खुला हुआ है, ओपन है ये बुक। ये तो किताब की बाइंडिंग पर एक जैसे कागज ये है, इस पर ये, और ये ऐसे खुला हुआ है। अच्छा, मैं एक प्लेन में कितने परमाणु को ला सकता हूँ? ये वाला कागज ले लिया मैंने तो ये हाइड्रोजन दोनों ऑक्सीजन आ जाएंगे, ये छूट जाएगा। और ये वाला कागज ले लिया तो ये दोनों आ जाएंगे, ये छूट जाएगा। ये कहलाता है डाई हाइड्रल एंगल। ये डाईहाइड्रल एंगल कहलाता है, यानी दोनों वह समूह के बीच का कोण है। और सभी खुली किताब संरचना जो होती हैं असमतली, एक तल में नहीं आते ये सारे। संकरण तो पता चली जाएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड इधर, 1 इधर, और 2 लोन पेयर। हाइड्रोजन कहाँ रहते हैं? जैसे एक हाइड्रोजन इसके कॉर्नर की तरफ, एक किताब के पन्ने के और दूसरे किताब के पन्ने के कोने की तरफ एक, ऐसे दोनों हाइड्रोजन रहते हैं। ये OH के बीच का एंगल ये है ना, ये वाला एंगल नहीं है, ये एंगल तो अलग है। तो सभी ओपन बुक स्ट्रक्चर, सभी खुली किताब के समान संरचना असमतली होती हैं।
एक उदाहरण और ले लो, H2Cl2 का ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं नीचे वाला। दोनों सल्फर बॉन्डेड हैं, दो दो लॉन पेयर होते हैं, दो क्लोरीन बॉन्डेड है, वो विपरीत दिशा में चले जाएंगे अपोजिट साइड में। और इसको एक बुक के ऊपर बना दो, ये ओपन बुक स्ट्रक्चर। ये जो एंगल बनेगा यहाँ ये वाला, ये इस सल्फर क्लोरीन और इस सल्फर क्लोरीन बंध के बीच बनेगा। पांचवा उदाहरण ले लो, SCN का होल ट्वाइस। ये दोनों सल्फर बॉन्डेड है, दोनों पर दो दो लॉन पेयर हैं, इससे क्या बॉन्डेड है, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से नाइट्रोजन यानी CN, इससे भी कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड से नाइट्रोजन। इसको जिग जैक संरचना भी कह सकते हो, जिग जैक। और खुली किताब की तरह होगी ये ओपन बुक। इसका नाम क्या होता है, थायोसाइनोजन। इसका नाम तो सेलेनियम मोनोक्लोराइड, सल्फर मोनोक्लोराइड, ऑक्सीजन मोनोफ्लोराइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ये केंद्रीय परमाणु पर अगर दो बंधित परमाणुओं पर दो दो लॉन पेयर हैं, उन सारे कंपाउंड की संरचना खुली किताब की तरह बनती है। और ये सभी एक तल में नहीं आते, क्योंकि ये जो पन्ना है वो इस तरह से खुला हुआ है, तो ये नहीं आएंगे तल में। तल में ये दोनों सल्फर और ये आ जाएंगे। ऊपर वाला पर तल लोगे, ये पन्ने वाला लोगे, तो ये दोनों और ये सल्फर आ जाएंगे, ये छूट जाएगा। असमतली हो गई, सारे एक तल में नहीं आते। संकरण तो देख ही लेना, इस पर संकरण sp3 sp3 sp sp, सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर से। एक उदाहरण और लेते हैं, CN का होल ट्वाइस, इसको कहते हैं साइनोजन। इसकी संरचना नहीं बनेगी खुली किताब की तरह, रेखीय संरचना बनेगी। दोनों कार्बन बॉन्डेड रहेंगे और दोनों पे ट्रिपल बॉन्ड से एक एक नाइट्रोजन। इस पर लॉन पेयर नहीं है, इस पर भी नहीं है, दो सिग्मा बॉन्ड दो सिग्मा बॉन्ड। sp sp संकरण होता है और इसकी रेखीय संरचना बनती है। लेकिन थायोसाइनोजन की SCN के होल ट्वाइस की खुली किताब की तरह संरचना बनती है, जिगजैग संरचना बनती है, टेढ़ी मेढ़ी। अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे अपन डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, यानी हिंदी में कहें तो डी कक्षक का संकुचन। डी कक्षक का संकुचन से मतलब समझ लो, जैसे ये कोई नाभिक है, ये इसका 3s ऑर्बिटल है और ये इसका 3p ऑर्बिटल है और ये इसका 3d ऑर्बिटल है। यहां से 3s की जो दूरी है वो 0.48 और जो 3p की दूरी है वो 0.52, लेकिन इस नाभिक से इसकी जो दूरी है वो 2.42। इकाई लिखें यूनिट तो एंगस्ट्रॉम। तो कहने का मतलब है कि 3s और 3p तो पास में है, नाभिक के भी पास हैं और एक दूसरे के पास हैं, तो इनकी ऊर्जाओं में ज्यादा अंतर नहीं है, तो ये तो s और p तो आसानी से संकरण कर सकते हैं। लेकिन d ऑर्बिटल बहुत दूर है, इसका मतलब 3s 3p से इसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा है और ये d का इन s और p के साथ मिलना, संकरण करना बहुत आसान नहीं होगा। क्या होगा अगर इस केंद्रीय परमाणु से अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु जुड़े हुए हैं, तो क्या करेंगे, वो यहां कमी कर देंगे इलेक्ट्रॉन की, तो ये डी कक्षक जो है ये खिंच करके इनके पास आ जाएगा।
तो जब ये अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु जुड़े होते हैं केंद्रीय परमाणु से, तो डी कक्षक को खींच के पास ले आते हैं, और डी कक्षक इनके जब पास आ जाता है तो संकरण में भाग ले लेता है। इसे कहते हैं डी कक्षक का संकुचन। यानी कहने का मतलब यह है कि जब केंद्रीय परमाणु से अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बंधित रहते हैं, तब वह सेंट्रल एटम पर इलेक्ट्रॉनों की कमी कर देते हैं। जिससे 3D कक्षक आकर्षित होकर अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक या स्टूडेंट तक पहुंच सकें। आपके स्नेह और प्यार को देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत ही मोटिवेटेड है, और हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। नाभिक के पास आ जाता है और संकरण में (3s) और 3p के साथ भाग ले लेता है या ले लेते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन? डी कक्षक का संकुचन। तो ये अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु जुड़े हैं, जैसे यहाँ क्लोरीन जुड़े हैं और ये कौन है? फास्फोरस है। तो डी कक्षक को खींच लाएगा, तभी तो संकरण कौन सा होगा इसमें? अब ये तीनों मिल जाएंगे, sp3d संकरण कर लेंगे। अगर इसको नहीं पास खींच पाएगा ये नाभिक, तो फिर ये डी कक्षक दूर रहेगा, संकरण में भाग नहीं लेगा। और ये अगर संकरण में भाग नहीं लेगा तो बंध भी कम बनेंगे। PCl5 में 5 बंध तभी तो बनते हैं जब डी कक्षक भी संकरण करता है, बंध बनाता है। जैसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके आधार पर कि PCl5 का अणु बन जाता है लेकिन PH5 का अणु नहीं बनता, क्यों? PCl5 क्यों बन जाता है? इस डी कक्षक के संकुचन के कारण। और PH5 क्यों नहीं बनता? हाइड्रोजन कम ऋण विद्युतीय है, कम ऋण विद्युतीय परमाणु यहाँ जुड़ेंगे तो इसको नहीं खींच पाएंगे, ये संकरण में भाग नहीं लेगा, ये बंध बनाने में भाग नहीं लेगा और वो नहीं बन पाएगा। तो PCl5 तो बन जाता है, किसके कारण? डी कक्षक के संकुचन के कारण, लेकिन PH5 नहीं बनता। हाँ, PCl3 भी बन जाता है और PH3 भी बन जाता है। PH3 के बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें तो डी कक्षक का संकुचन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 3p ऑर्बिटल पहले से ही आधे भरे हुए हैं, वही बंध बना लेंगे।
वही बंध बना लेंगे, तो PH3 तो बन जाएगा, PH5 नहीं बनेगा, PCl5 बन जाएगा, PCl3 भी बन जाएगा। ऐसे ही देखो SF4 बन जाएगा, SF6 बन जाएगा, लेकिन SH4 नहीं बनेगा, SH6 भी नहीं बनेगा। क्यों? ये कम ऋण विद्युत है, संकुचन नहीं करा पाएंगे। ICl3 बन जाएगा, क्लोरीन डी कक्षक का संकुचन करा देगा, लेकिन Cli3 नहीं बनेगा, आयोडीन कम ऋण विद्युत है, ये संकुचन नहीं करा पाएगा डी कक्षक का। तो इन सभी क्वेश्चनों का आंसर कि ये क्यों नहीं बन रहा PH5, SH4, SH6, Cli3, तो केंद्रीय परमाणु से अगर कम ऋण विद्युतीय परमाणु जुड़ा है तो वो अपनी संयोजकता का अष्टक का प्रसार नहीं कर पाएगा, डी कक्षक भाग नहीं लेगा, डी कक्षक का संकुचन नहीं होगा, तो ये नहीं बन पाएंगे। तभी संकरण का डी कक्षक भाग लेगा जब अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु जुड़ा हो केंद्रीय परमाणु से, तभी डी कक्षक का संकुचन होगा, तभी डी कक्षक बंध बनाएगा, तभी अष्टक का प्रसार होगा। ये सब अष्टक का प्रसार हुआ है इनमें, इसमें तो खैर नहीं हुआ। तो डी कक्षक का संकुचन पर क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये क्यों नहीं बनते, ये क्यों नहीं बनता, ये क्यों नहीं बनता, ये क्यों नहीं बनता। विषम इलेक्ट्रॉन अणुओं में संकरण, विषम इलेक्ट्रॉन अणुओं में संकरण देखना यानी स्टेरिक नंबर निकालना। सिग्मा बंध से और लॉन पेयर से निकालोगे तो ये प्रभाज में आएगा, क्योंकि लॉन पेयर तो होता नहीं है इनमें, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहां पर भी अपन कंसेप्ट लगाएंगे ऑर्बिटल संकुचन वाला, कक्षक के संकुचन वाला कंसेप्ट लगाएंगे। सबसे पहला उदाहरण लेते हैं NO2, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु है, इस ऑर्बिटल को खींच के पास ले आएंगे, इसका संकुचन करा देंगे, इसका संकुचन करा देंगे। ये किसका? इस ऑर्बिटल का। ये ज्यादा ऊर्जा में है लेकिन ये अधिक ऋण विद्युतीय है, तो पास ले आएंगे। तो 2 सिग्मा बॉन्ड और एक ये भी भाग लेगा फिर संकरण में। तो कौन सा संकरण होगा इसका? sp2। तो अगर केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए परमाणु अधिक ऋण विद्युतीय हैं तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कक्षक भी भाग लेगा संकरण में, और केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणु कम ऋण विद्युतीय हैं तो जो ऑर्बिटल जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो संकरण में भाग नहीं लेगा। अब इसमें एक चीज और देखें, इसकी दूसरी संरचना ये बन जाएगी, इधर सिंगल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर निकाली लोगे, कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर? 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड। अब यहां पर रिपल्सन लगेगा इन दोनों बॉन्ड में, जिसमें द्विबंध के लक्षण है बराबर मात्रा में, डबल बॉन्ड के कैरेक्टर बराबर मात्रा में है, इनमें रिपल्सन लगेगा। दूसरा, यहां पर एक केवल इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिटल में और वो इसको रिपेल करेगा। अब ये रिपल्सन ज्यादा होगा, ये रिपल्सन कम होगा। ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, लॉन पेयर नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये केवल एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। सिंगल इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन कम लगेगा, इसलिए यहां पर इसका जो बंध कोण है वो बड़ा हो जाता है। वैसे sp2 संकरण है, ये बॉन्ड एंगल 120 से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, उसका रिपल्सन बहुत ज्यादा नहीं है,
ये पार्शियल डबल बॉन्ड का रिपल्सन ज़्यादा है, ये बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाता है, 134 डिग्री तक पहुंच जाता है। ये NO2 का कलर आप जानते हैं ब्राउन कलर की गैस है। इसे जब ठंडा करते हैं ठंडा करने पर इसके अणु पास आते हैं और ये अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करना चाहते हैं। तो दो अणु पास आते हैं और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करके एक द्विलक बना लेते हैं, डाइमर बना लेते हैं। तो दो अणु पास आते हैं, ये जो दोनों अणुओं के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा वो नाइट्रोजन के बीच में एक बंध बना देगा। बाकी डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऑक्सीजन। अब इस पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस पर तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इसलिए कैसा था, अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक। अब इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है तो ये डायामैग्नेटिक होगा। और ये क्या कहलाता है, NO2 का दो अणु जुड़ करके ये बना रहे हैं तो इसका डाइमर बन गया, द्विलक बन गया। ये प्रतिचुंबकीय होगा और ये तो मैंने बताया ब्राउन कलर की गैस होती है और ये ठोस अवस्था में रंगहीन होता है। कलरलेस सॉलिड होता है। सामान्यतः जो विषम इलेक्ट्रॉन अणु हैं उनको ठंडा करने पर वो द्विलक बना लेते हैं अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करने के लिए। पर एक उदाहरण लेते हैं ClO2 का। ये मैंने आपको विषम इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल पढ़ाए थे जब बताया था। इसमें एक विशेष प्रकार का बंध है, एक स्पेशल टाइप का बंध है। कौन सा, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। क्रॉस से बता देते हैं, चलो, या कलर दूसरा ले लेते हैं। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को तो मैं रेड कलर से बता देता हूं और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को पीले कलर से। तो इसके पास केवल एक लॉन पेयर रह जाता है। विषम इलेक्ट्रॉन अणु यहां चला गया, विषम इलेक्ट्रॉन अणु है तो, पर यहां पर है, बंध बना चुका है, या बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म में है या बंधी आणविक कक्षकों में है। 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है इसमें। संकरण तो इससे ही देख लेंगे, 2 सिग्मा बॉन्ड, एक लॉन पेयर। कौन सा संकरण होगा, sp2। sp2 संकरण होगा, लॉन पेयर इनको दबाएगा, बॉन्ड एंगल इसका छोटा हो जाएगा, 117 डिग्री का रह जाता है। इसका बॉन्ड एंगल 117 डिग्री का होता है। अब यहां पर देखो आप, अब इसे मैंने ठंडा किया। अब यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो किसी बंध बनाए हुए आणविक कक्षक में है, वो तो दोबारा बंध नहीं बनाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है, ये होगा तो अनुचुंबकी, पैरामैग्नेटिक। क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो इसमें रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन है ना ये, इनमें एक अनपेयर्ड रहेगा। लेकिन ये बंध बना चुका है, ये ऐसे कक्षक में है जो पहले से ही बंध बनाया हुआ है। अब ये और आगे बंध नहीं बनाएगा, ये आगे बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठंडा करने पर ये द्विलक नहीं बनाएगा। केवल ClO2 एक ऐसा यौगिक है, ऐसा अणु है, ऐसा विषम इलेक्ट्रॉन अणु है जो ठंडा करने पर बंध नहीं बनाता, डाइमर नहीं बनाता, द्विलक नहीं बनाता, क्योंकि इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आणविक कक्षक के अंदर है। परमाणु कक्षक में होता तो ये बंध बनाता। तीसरा उदाहरण CH3। इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन इनकी नेगेटिविटी कार्बन से कम है। इस कक्षक का संकुचन नहीं करा पाएंगे, कौन, हाइड्रोजन। इनमें इतनी ताकत नहीं है कि खींच के पास ले आए
ऊर्जा को कम कर दें और संकरण करा दें। तो ये संकरण में भाग नहीं लेगा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड कौन सा संकरण होगा? sp2। और ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा, इसकी आकृति बनेगी समतलीय त्रिकोणी। इसको ठंडा करोगे तो द्विलक बना लेगा, दोनों कार्बन पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बंद बना लेंगे और दोनों पे 3-3 हाइड्रोजन, C2H6 बन जाएगा। चौथा उदाहरण CF3। अब ये तो अधिक ऋण विद्युती है, इस खींच करके पास ले आएंगे, इसका संकुचन करा देंगे और ये संकरण में भाग ले लेगा। तो इस पर संकरण होगा sp3, ये भी अनुचुंबकी। अच्छा, ये जब द्विलक बना लेंगे तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये प्रतिचुंबकी होगा। ये भी द्विलक बना लेगा, दोनों कार्बन जिन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पास आएंगे, पेयर्ड कर लेंगे इलेक्ट्रॉन को, बंद बना लेंगे। अब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, अब कैसा होगा? ये अनुचुंबकी की जगह प्रतिचुंबकी। अंग्रेजी में इसको कहते हैं पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकी और ये डायामैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकी। और एक उदाहरण और लेते हैं, ClO3। अब यहां नहीं है 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, केवल ClO2 में है। किसमें है 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड? केवल ClO2 में। अब यहां पर देखो, ये अधिक ऋण विद्युती है, इसको खींच के पास ले आएंगे, यानी इसका संकुचन करा देंगे, तो ये भी संकरण में भाग लेगा, 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 ये। तो कौन सा संकरण होगा? sp3। इसको ठंडा करेंगे तो ये भी बना लेगा क्या? द्विलक। क्या बना लेता है ये? Cl2O6। इसमें बंद बना दो, Cl के बीच में बनेंगे, दोनों क्लोरीन पर 3-3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड रहेंगे। इस पर 1 2 3 4 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, दोनों पर sp3 संकरण होगा। ठोस अवस्था में ये भी टूट जाता है, ClO2 प्लस ClO4 माइनस में। गैस में तो ये किस फॉर्म में रहेगा? Cl2O6 ये। और ठोस अवस्था में ये भी टूट जाएगा, ClO2 प्लस ClO3 माइनस, ClO4 माइनस। संकरण इस पर sp2 sp3। ClO2 प्लस में क्या होगा? क्लोरीन पर प्लस चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड हो, 1 लॉन पेयर। तो संकरण कौन सा होगा? sp2। ClO4 का तो कई बार बना चुके स्ट्रक्चर, फिर भी बना लो, डबल बॉन्ड हो, O माइनस sp3। बॉन्ड ऑर्डर इसका ज्यादा आएगा, दोनों डबल बॉन्ड है ना, बॉन्ड ऑर्डर 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 7/4 यानी 1.75। इसकी बंध लंबाई कम होगी, ज्यादा होगी, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, नहीं बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया, बॉन्ड ऑर्डर कम है इसमें, इसका बॉन्ड ऑर्डर तो आएगा 2 और इसका बॉन्ड ऑर्डर सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, पाई बॉन्ड 3 यानी 7, 1.75। इधर जाने पर बंध लंबाई बढ़ जाएगी। कौन सी? क्लोरीन ऑक्सीजन। तो ये विषम इलेक्ट्रॉन अणु में संकरण कैसे देखेंगे? ठीक है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो संकरण में भाग लेगा या नहीं, ये डिपेंड करेगा केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए परमाणु की निगेटिविटी पर। अगर वो ज्यादा नेगेटिव है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में है वो भी संकरण में भाग लेगा, कम नेगेटिव है तो नहीं लेगा। ClO2 याद रखना, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन बंद है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो, लेकिन बंधी आणविक कक्षक या प्रतिबंधी आणविक कक्षक में है। ऐसे कक्षकों में है जिन्होंने बंध बना लिया है, वो आगे बंध नहीं बनाएगा, तो वो द्विलक नहीं बनाता,
बाकी सारे के सारे विषम इलेक्ट्रॉन अणु द्विलक बना लेते हैं, पास आते हैं, तो उनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होना चाहते हैं, पेयर्ड होने के लिए बंद बना लेते हैं। बच्चों, जो आप लेक्चर देख रहे हैं, पूरा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या हम जो यहाँ पर पढ़ाते हैं वो आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमें 18002121 799 पर कॉल कर सकते हैं।